वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन्ड है। यानी कि आज का हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी न्यूज़ है द हिंदू में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस साथ में हम उसको लिंक करेंगे स्टैटिक जीके के साथ। जो सीरीज़ हमने शुरू किया रिगार्डिंग द करंट अफेयर, इसमें हम 1 ईयर के करंट अफेयर को पूरा कवर कर रहे हैं, जिसके वीडियोज़ जो है वो आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगी। प्लस साथ में जो डेली के करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव को, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं रिगार्डिंग द मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम। शुरुआत हम आज की वीडियो की करेंगे कोट के साथ, और ये कोट लिंक करता है बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। द प्रॉब्लम इज नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी बट द लैक ऑफ विल। ये फेमस कोट जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने गाया, जिनकी जोड़ी अगर हम बात करें लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के, और काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में। और अगर हम बात करें रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आपको अलग से जो है वो वीडियोज़ मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस लीडर्स, तो आप देख सकते हैं वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। रिसेंटली एक्सीडेंट जो है वो महाराष्ट्र में हुआ, और इसमें ये कहा जा रहा है कि 12 के अराउंड जो है वो लोगों की जाने गई है। अभी जो कारण, जो मेन रीज़न यहाँ पर पता चला है, दैट इज़ फेक रूमर, यानी कि अफवाह फैला दी गई थी। और ये अफवाह जो है वो एक टी सेलर ने फैलाई थी कि रिगार्डिंग द लाइक की फायर के रिगार्डिंग ये जो है वो थी कि ट्रेन में आग लग गई है, और इसकी वजह से जो है वो फिर 12 लोगों की यहाँ पर जाने चली गई। अब इसको हम कैसे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ठीक है भाई, रेल जो सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स है वो प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और उसके रिगार्डिंग हम बता सकते हैं एज एन एग्जांपल कि ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। तो आप इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये एग्जांपल बन सकता है अपने आंसर राइटिंग के लिए, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं मेंस में। देन उसके बाद नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया। उन्होंने कहा है कि यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इज़ नॉट असेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन, ये उन्होंने कहा है। और फिर साथ में ही जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है उनको डायरेक्ट किया है टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस अगेंस्ट द लाउड स्पीकर्स दैट वॉलेट द नॉइस पोल्यूशन। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, नॉइस पोल्यूशन के रिगार्डिंग जितने भी नॉर्म्स या रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, उनको अगर वॉलेट कर रहे हैं तो देन उसके अगेंस्ट स्टिक एक्शन लिया जाए, ऐसा यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि देखो रिलीजियस असेंशियल अगर हम बात करें तो वो काफ़ी कंसर्न होता है। तो जब भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग द रिलीजन, तो इसमें हमें ना एक आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से लेकर 28, इसको साथ में ही पढ़ लेना है। प्लस साथ में 29 और 30 को भी हम कवर करके चलेंगे। फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन और राइट टू माइनॉरिटी, दोनों को हम साथ में लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या है कि जीएस की रिवीजन जो है वो करंट के साथ साथ में होती जाएगी। और न्यूज़पेपर में ही अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, हम जो है वो करंट डे का न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। थोड़ी वीडियो हमारी लेट रहती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जितने भी न्यूज़ मेंशन है वो सारी कवर की जाए। तो अगर आपके पास ऐसा रहता है कि लाइक आपके पास न्यूज़पेपर है, तो आप उसमें ही लिख दो, साथ में आपका पर्सनल है तो उसमें ही लिखते चलो कि ये आर्टिकल इसके साथ लिंक करता है, तो प्री की रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाती है और जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो जाते हैं। इसमें एक पॉइंट और आता है, दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे रिगार्डिंग द स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी या सीडीएस कोई भी एग्जाम, तो ये एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, या तो मैच द फॉलोइंग में आ रखा है या फिर स्पेशल अलग से पूछ रखा है। तो ये ध्यान में रखना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक्ट का जो ईयर है वो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके बाद है रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट है इस साल के, यानी कि 76th जो रिपब्लिक डे होगी, उसके जो चीफ गेस्ट हैं वो है आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन इससे जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि प्रीवियस क्या क्या जो है वो बातचीत हो रखी है। देखो, सबसे पहले इंडोनेशिया और इंडिया की अगर हम बात करें तो 75 ईयर 2024 में कंप्लीट हुए थे दोनों के बायलिटरल रिलेशंस को। दोनों ने जो अगर कॉमन स्ट्रगल हम बात करें, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट दोनों का जो है वो स्ट्रगल रहा है। प्लस एक पॉइंट और, 1950 में जब फर्स्ट रिपब्लिक डे हमारा हुआ था तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ भारत आए थे। दोनों ही कंट्रीज़, इंडोनेशिया और इंडिया, दोनों ने ही जो है वो नाम, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट 1955 में जब शुरू हुई थी ये, तो यहाँ पर ठीक है बंगदुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें अटेंड किया था और सपोर्ट किया था। तो दैट मीन्स एक क्लियर होता है कि आइडियोलॉजी भी दोनों की सेम है।
देन उसके बाद की रोल जो भारत की इनिशिएटिव है टुवर्ड द ईस्ट, लाइक पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था जो 1991 में शुरू की गई थी, और उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसको शुरू किया था 2014 में। तो इंडोनेशिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। देन बायलेटरल ट्रेड अगर हम बात करें 2022-23 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आप 22-23 का डाटा लिख सकते हैं, चल पड़ेगा इतना, $, 38.85 बिलियन, ठीक है। और इसमें हमारा जो टारगेट है, एजेंडा है, वो ब्लू इकोनॉमी कॉपरेशन की तरफ है। तो इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं। देन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझते हैं इसको क्लियर। देखो कल्चरल पीपल टू पीपल कनेक्शन हम बता सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रामायण बहुत फेमस है, और टेम्पल्स भी है इंडोनेशिया में बहुत सारे रिगार्डिंग अगर हम बात करें हिंदू टेम्पल। और जो हमारी संगम एज है वो भी लिंक करती है, जो हमारे एंशेंट मेडिवल टाइम के जो साउथ टाइम के जो किंगडम्स है उनका एक्सपेंशन जो है वो साउथ ईस्ट रीजन में देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद 2022 में, जब 2023 में भारत के पास G20 की जो है वो प्रेसिडेंसी आई थी, तो वो इंडोनेशिया से आई थी। तो मतलब 2022 में इंडोनेशिया के पास जो है वो प्रेसिडेंसी थी G20 की, और बाली में जो है वो समिट भी हुआ था। अभी एक पॉइंट आपको और भी यहाँ पर साथ में याद रखना है कि 2024 का कहाँ पर हुआ है, ब्राज़ील में, और 2025 का होगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। इस साल का साउथ अफ्रीका में होगा और पिछला जो है वो ब्राज़ील में था। देन गरुड़ शक्ति जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, तो ये भी याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछी जा सकती है। इस बार भी लाइट में एक एक्सरसाइज पूछी गई थी, तो दैट मीन्स मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है वो रेगुलर एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है मनरेगा। मनरेगा आजकल न्यूज़ में चल रही है और द हिंदू में आज मेंशन्ड है। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो एक्ट का ईयर याद रखना जरूरी है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट टू वर्क को प्रमोट करना। राइट टू वर्क किसके लिए, रूरल सिटीजन स्पेशली। अभी कहीं कहीं बीच में फिर ये मतलब ये डिमांड भी आ रही थी कि जैसा मनरेगा रूरल एरियाज़ के लिए, वैसा ही अर्बन एरियाज़ के लिए भी होना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन मिनिमम वेजेस, यहाँ मिनिमम वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर 100 डेज़ का, और किसके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। मतलब क्या है कि अनस्किल्ड जो वर्कर्स है, लेबरर, उनको जो है वो यहाँ पर काम प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रूरल पीपल के लिए आ रही है, यानी कि जो रूरल एरियाज़ में, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहेंगी। सेकंड उसके बाद यहाँ से फोकस किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, ये कोर पॉइंट रहता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में मनरेगा को आप लिख सकते हैं। इवन अगर हम बात करें कोविड-19 के टाइम पे, तो मनरेगा वर्क काफ़ी चला है, तो उससे जो है वो फिर काफ़ी हेल्प मिली है रिगार्डिंग जो वर्कर्स जो है वो शहरों को छोड़कर दोबारा अपने घर चले गए थे लेबरर्स, फिर उन्होंने मनरेगा में वहाँ पे काम किया है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है, हेल्पफुल रहता है। देन उसके बाद ये एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऊपर से प्लान बनकर आएंगे सेंटर से, नहीं, यहाँ पर प्लान जो है वो आपके ग्राउंड लेवल पर बनेंगे, फिर उसके बाद रिपोर्ट जाएगी, फिर उसके ऊपर काम शुरू होगा। साथ में यहाँ से क्या है कि इंक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन पीपल, मतलब एक जो सिग्निफिकेंस वाली लाइन होती है ना, एट द एंड कनेक्टिंग लाइन, जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, वो ये बता सकते हैं कि मनरेगा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कॉमन पीपल का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड गवर्नेंस और नेशन बिल्डिंग। अभी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं अपने गांव का, ठीक है, वहाँ पे एक सड़क है उसको पक्की कर रहे हैं मनरेगा के थ्रू, तो वो नेशन बिल्डिंग का ही एक एग्जाम्पल बन सकता है, क्योंकि नेशन क्या है, नेशन तो हर जगह में ही है। तो उस तरह से आप इसको लिंक करके बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर। अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि देखो इंडियन ओशियन रीजन, अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में रिसेंटली जो मैरीटाइम समिट हुआ वो भारत में हुआ, तो इसके रिगार्डिंग फिर मैरीटाइम सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आई है कि हमें जो है वो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए बाय 2047, ठीक है। अगर हम जो है वो मतलब लाइक प्रॉपर पूरा मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करना है, तो इंडिया को जो है वो कितनी चाहिए, $1 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए बाय 2047, यानी कि जो हमारा अमृतकाल की फेज़ हमने डिसाइड किया, जब हमारी आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। और साथ में ये कहा है कि 5 लाख करोड़ बाय 2030 टू रियलाइज इट फुल पोटेंशियल, कि जो हमारा फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने के लिए हमें 5 लाख करोड़ 2030 तक चाहिए, और $1 ट्रिलियन बाय 2047 तक चाहिए। तो दोनों को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर अगर हम बात करें तो 7500 किलोमीटर अबव है, 75-17 है। कोस्ट लाइन है हमारी, जिसमें गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जो हमारी कोस्ट लाइन आती है, और सबसे बड़ी गुजरात के पास है कोस्ट लाइन। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश, इसमें हमारे पास 12 मेजर जो है वो मेगा पोर्ट्स है, और या मेजर पोर्ट्स भी हम इसको कह सकते हैं, और 200 जो माइनर पोर्ट्स, और 13th जो अभी बना रहे हैं हम, दैट इज़ वदावन पोर्ट, जो महाराष्ट्र में बन रहा है। ये कोर जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। सॉरी, महाराष्ट्र
देन उसके बाद नेशनल वोटर्स डे जो कि 25 जनवरी को होता है, और शुरुआत जो है वो 2011 से हुई थी नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करने की। इस दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, और इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल भी आ रखा है एक आज द हिंदू में, बर्थडे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 25 जनवरी 1950 को ये बनाया गया, अ डे बिफोर इंडिया बिकमिंग रिपब्लिक। तो याद रखना है जो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये जो है वो आपका रिपब्लिक बनने से पहले बनाया गया, 25 जनवरी को जो है वो बनाया गया। और थीम की अगर हम बात करें तो इस साल की जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अब ये क्यों पहले बनाया गया, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी तो कराने हैं, तो उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होनी चाहिए जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए। नेक्स्ट उसके बाद चिनार ट्री मोस्ट फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और रिसेंटली इनको जियो टैग जो है वो मिला है, रिसेंटली इन्हें जियो टैग मिला है। ये डेसिडियस ट्री है, यानी कि सर्दियों के टाइम पे अपने पत्तों को गिरा देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को हार्श कंडीशंस में। उसके बाद दूसरा, इनके जो स्पेशल फीचर्स रहते हैं वो ये रहता है कि इनका कलर जो लीव्स है ना उनके चेंज का जो कलर है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न। उसके बाद लीव्स और बार्क जो है वो मेडिसिन की तरह जो है वो काम आती है इनकी, तो दैट मीन मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी जो है वो चिनार ट्री की रहती है। देन उसके बाद माउंट इबू वोल्केनिक माउंटेन है और रिसेंटली इरप्ट हुई है। ये वोल्केनिक माउंटेन जो है वो ईस्टर्न इंडोनेशिया में है और ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इसको हाईलाइट किया, तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसको हम मेंस में भी लिख सकते हैं एज एन एग्जांपल रिगार्डिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन इंपावरमेंट या गर्ल इंपावरमेंट। तो इसमें ये एक सेविंग स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया 2015 में, सेविंग स्कीम जिसको लॉन्च किया गया 2015 में। और ये पार्ट ऑफ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो इनिशिएटिव एक था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है सरकार का, उसका ये पार्ट है। देन उसके बाद स्कीम एनेबल कर रही है गार्डियंस को, यानी कि पेरेंट्स को, कि वो क्या कर सकते हैं, एक सेविंग अकाउंट जो है वो जो उनकी बेटी है उसके नाम पे ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आ गया है, सिर्फ एक अकाउंट ओपन होगा एक गर्ल के, और मैक्सिमम जो है वो 2 होंगे। जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, पेरेंट्स जो है वो 2 ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, एक गर्ल पे एक, सेकंड पे सेकंड। देन उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि लड़की की गर्ल की जो एज है वो 10 ईयर्स होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एनआरआई जो है वो एलिजिबल नहीं है। मिनिमम अगर हम बात करें तो 250 रुपये, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1.5 लाख रुपीज़ तक जो इन फाइनेंशियल ईयर सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है 9th एनिवर्सरी ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया 16 जनवरी 2016 में, तो 9th एनिवर्सरी है इसकी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इन इंडिया, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना और साथ में जो स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने का टारगेट यहाँ पर है। इसमें क्या है, क्रिएट करना है हमें एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट विल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब क्या है कि आप एक स्टार्टअप शुरू करो, फिर आप पहले क्या देखो, हम जॉब ढूंढते हैं तो मतलब हम काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब हम कोई अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसमें हम काम दे रहे हैं। तो ऐसा जो है वो एक इकोसिस्टम बनाने का जो सरकार का टारगेट था, और इसीलिए सरकार ने इसको 2016 में लॉन्च किया था। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें इसका, तो इससे वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उसमें काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया है। और ये कहा जा रहा है कि 2024 तक 73,151 स्टार्टअप्स जो है वो शुरू हुए हैं, उसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर हर में देखी जा रही है। तो वुमेन डायरेक्टर्स मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो रही है। प्लस साथ में यहाँ से क्या है कि जो ये स्टार्टअप प्रोग्राम है इसका फोकस नॉन मेट्रो सिटीज़ पर ज़्यादा है, नॉन मेट्रो सिटीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद बोरल फॉरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ द बोरल जो फॉरेस्ट है ये, इनको टिगा भी कहा गया है, ठीक है। ये इनमें जो है वो काफ़ी जो है वो चैलेंजेस देखे जा रहे हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। मतलब काफ़ी जो है वो आपको बोरल फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, इनकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और ये चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। और इसमें जो पहला आ रहा है वो है वाइल्ड फायर्स, पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ वाइल्ड फायर्स। सेकंड हम बता सकते हैं इसमें कि जो कार्बन सिंक है फिर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। कार्बन सिंक यानी कि जो कार्बन को ऑब्जर्व करती है, नेचुरल कार्बन सिंक, जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बैलेंस प्रोवाइड करने में अर्थ में, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। की फैक्ट्स हम बात करें तो इनको टिगा कहा जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। देन उसके बाद याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोम है, 30% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया ये कवर कर रहे हैं, और ये कहा जाता है कि 10% ऑफ द अर्थ सरफेस से इंक्लूड हो रहे हैं। देन उसका स्पैन की अगर हम बात करें तो 8 कंट्रीज में स्पैन है पूरा का पूरा, कनाडा, चाइना, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएसए। तो इंपॉर्टेंट अब इस तरह से क्या बनता है, अगर हम मान लीजिए ये हम पूरा का पूरा जो है वो रिगार्डिंग लाइक समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि जो आपका
नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसका बनाते हैं। तो उसमें ये इधर से अगर हम बात करें, दिस इज़ द आर्टिक रीजन, सबसे ऊपर आर्टिक, फिर आर्टिक रीजन के आपको नीचे इस तरह से जो है वो बोरल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। थ्राइव कर रहे हैं हाई लेटीट्यूड एनवायरनमेंट में ये, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंटेन करते हैं मोर सरफेस फ्रेश वाटर देन एनी अदर बायोम। किसी भी बायोम से अगर हम कंपेयर करें इनको, तो इनके पास फ्रेश सरफेस फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा होता है। टिम्बर यहाँ पर मिल जाए 33%, और पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिच रीजन है ये। तो दैट मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 8 महीने जो है वो ठंड रहती है, सिर्फ 4 महीने मौसम सही रहता है। तो इसका मतलब जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी देखी जाती है। देन उसके बाद इंडिया का टारगेट है अचीव करना, ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 जो है वो जीआई टैग जो है वो हम 2030 तक अचीव करेंगे, और करंटली अभी हमारे पास 605 जो है वो जीआई टैग है। और जीआई टैग के रिगार्डिंग अगर एक्ट की बात करें तो वो आता है जीआई टैग एक्ट 1999। क्लीन एंड ब्यूटीफुल बस स्टेशन जो कैंपेन है ये इंट्रोड्यूस किया है अभी महाराष्ट्र सरकार ने, और इनका टारगेट क्या है, क्लीनलीनेस जो है वो प्रमोट करना है बस स्टेशन पर। उसके बाद नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं जस्टिस आलोक अद्रे। उसका बाद है कवचम, ये अभी रिसेंटली जो है वो अनाउंस किया है केरला सरकार ने। ये एक एडवांस डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है, और इसमें क्या है कि डिजास्टर जो प्रिपेयर्डनेस है उसको प्रमोट करेंगे। तो आप इसको एज एन इनिशिएटिव ऐड कर सकते हैं कि सरकार का इनिशिएटिव क्या है। जब आप सेंट्रल लेवल पर एग्जाम लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप स्टेट स्पेसिफिक ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसा केरला का वो मेथड है रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट या एड्रेस करना, तो उसको आप लिख सकते हैं एज एन आंसर अपने आंसर, या एज एन एग्जाम्पल अपने आंसर में। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो आज के ही डे से लिंक करता है, दैट इज़ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर जो है वो थीम रहेगी। एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, ये थीम को लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप जितने भी करंट अफेयर या फैक्ट हमने आज डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।